हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जिद्दी बिलियनर कहानी के एपिसोड नंबर 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी आपको हर रोज इसी तरीके से शाम को 7:15 बजे हमारे चैनल सुकून एफएम पर सुनने को मिलती है। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे पूरी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, कहानी को एक लाइक जरूर कर दें अगर अच्छी लगी है, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 7 में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी जिद्दी बिलेनियर। तभी सिद्धार्थ ने सीधे और स्पाट लफ्जों में कहा, माँ, सच तो ये है कि मयूरी और मैंने पहले ही कानूनी तौर पर शादी कर ली। हम शादीशुदा हैं। सिद्धार्थ के शब्दों में एक ऐसी निर्णायक गूंज थी। चंचल के पास अब विरोध का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी सिद्धार्थ ने अपनी बात आगे बढ़ाकर कहा, हमारी शादी कोई गलती नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि आगे चलकर आपकी और मयूरी की हर जिम्मेदारी मेरी होगी। आपको अब दुनिया से डरने की भी जरूरत नहीं। जब तक मैं साथ हूं, ये छोटे मोटे डायरेक्टर शर्मा जैसा कोई भी मयूरी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसकी बात सुनकर चंचल को इस बात का एहसास हो गया। सिद्धार्थ ने केवल एक रक्षक है, बल्कि शब्दों का जादूगर भी। वो समझ गए कि वो उसे एक साइकोलॉजिस्ट जाल में फंसा रहा था। एक ऐसा जाल जहां वो अपनी बेटी को समाज की नजरों से तलाकशुदा कहलाने के डर से इस शादी के तोड़ने का साहस नहीं कर पाएगी। सिद्धार्थ का कॉन्फिडेंस और उसकी पावर का प्रदर्शन चंचल को थोड़ा विचलित कर रहा था। वो सोच रही थी कि क्या उसकी सुरक्षा थी या अपनी ताकत का दबदबा। चंचल को अचानक अपने सीने में एक तेज चुभन महसूस हुई। उसने घबराहट में अपना दिल थाम लिया और लड़खड़ाकर पीछे हट गई। मयूरी ने चिल्लाकर कहा, माँ। ये कहते हुए उसने अपनी माँ को थाम लिया। डर और चिंता के कारण उसकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। चंचल के मन में गुस्से और व्याकुलता का तूफान था। शादी जैसा बड़ा फैसला और मयूरी ने उसे अंधकार में रखा। लेकिन जब उसने मयूरी के मासूम चेहरे को देखा, जिसने 3 साल तक अकेले दुख सहा था, तो उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया और वो उसे चोट नहीं और पहुंचाना चाहती थी। उसे संदेह था कि सिद्धार्थ ने इस नाजुक समय का फायदा उठाकर मयूरी से अपनी बात मनवा ली। जब चंचल ने स्थिर होकर सिद्धार्थ की तरफ देखा, तो मयूरी ने अपनी माँ का हाथ कसकर थाम लिया। सिद्धार्थ ने अपनी सास की उन तीखी नजरों का सामना बड़ी शालीनता से किया और एक छोटी सी जीत वाली मुस्कान दी। वो जानता था कि मैदान मार लिया गया है। चंचल ने आखिरकार सीधे सवाल करना शुरू करके कहा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है और तुम मयूरी को कब से जानते हो। सच तो यह था कि उसे सिद्धार्थ का व्यक्तित्व पसंद आ रहा था। वो शांत, गंभीर और जिम्मेदार भी लग रहा था। लेकिन उसे डर था कि उसकी भोली बेटी इस चालाक आदमी के हाथों की कठपुतली ना बन जाए। सिद्धार्थ ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, माँ, मेरा नाम सिद्धार्थ गुलेरिया है और मैं मयूरी को पिछले 3 सालों से जानता हूँ। 3 साल सुनते ही मयूरी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो तो बस मुश्किल 15 दिनों से एक दूसरे को जानती थी। फिर उसने गौर किया कि सिद्धार्थ उसकी माँ की ट्रेडिशनल सोच के साथ खेल रहा है, जहां पुराने रिश्तों को ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। तभी चंचल ने माँ होने के नाते सिद्धार्थ से सबसे बेसिक सवाल करके कहा, क्या तुम हारी मयूरी को सच में पसंद करते हो। सिद्धार्थ के सामने अपनी माँ का यह सीधा सवाल सुनकर मयूरी का चेहरा शर्म से सिंदूरी हो गया। उसने शर्मा कर कहा, माँ। उसने धीरे से माँ का हाथ झटक लिया और अपनी नजरें झुका ली। उसे डर था कि कहीं सिद्धार्थ की खामोशी उसे शर्मिंदा न कर दे। तभी सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर चंचल की बात का जवाब देकर कहा, जी हाँ, मैं पिछले 3 सालों से इसे पसंद करता हूँ। सिद्धार्थ ने जब ये देखा कि मयूरी के कान लाल हो गए, तो उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में मयूरी के लिए जो अपनापन था, उसे चंचल ने भांप लिया था। वो संतुष्ट थी। मयूरी की मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज, उसकी खामोश रजामंदी ने सब कुछ साफ कर दिया था। तभी चंचल ने लंबी सांस छोड़कर कहा, ठीक है, जब शादी कर ही ली, तो सिद्धार्थ, मेरी बेटी का ख्याल रखना। और मयूरी, तुम भी अब अपना बचकाना छोड़ो और एक अच्छी पत्नी बनकर रहो। मयूरी को लग रहा है कि वो शर्म के मारे जमीन में गिर जाएगी। उसने कभी नहीं सोचा कि उसकी माँ इतनी जल्दी मान जाएगी। तभी सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आप बेफिक्र रहें। मयूरी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। इस सब के चंचल से बहुत थक चुकी थी। मयूरी ने अपने धीरे धीरे उसे दलिया खिलाया और कुछ देर में वो गहरी नींद में सो गई। इसके बाद सिद्धार्थ और मयूरी हॉस्पिटल में उस पर्सनल कमरे के पिछले हिस्से में बने अपने कमरे में चले गए। सिद्धार्थ ने कमरे का दरवाजा खोला और पहले अंदर कदम रखा। कमरा अंधेरे में डूबा था। बस खिड़की से आती चांदनी सिद्धार्थ की चौड़ी पीठ को और भी आकर्षक बना रही थी। मयूरी ने एक नजर उसे देखा, तुरंत नजरें झुका ली। वो लाइट जलाने के लिए दीवार पर स्विच ढूंढने लगी। जैसे ही उसकी उंगलियों ने स्विच को छुआ, एक गर्म और मजबूत हथेली ने उसके हाथ को ढक लिया।
अगले ही पल सिद्धार्थ ने उसे दीवार और उसके शरीर के बीच को कैद कर लिया। मयूरी का पतला शरीर उसके और दीवार के बीच दब सा गया था। मयूरी को अपनी सेंसेस से एक धुंध की छाती महसूस हुई। सिद्धार्थ के शरीर से आने वाली वो सौंधी चंदन जैसी खुशबू उसके रोम रोम में बसने लगी थी। मयूरी ने शर्मा कर कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मयूरी की आवाज कांप रही थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी, उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ उसे सुन लेगा, लेकिन आगे से सिद्धार्थ ने कोई शब्द नहीं कहा। अंधेरे में उसकी उंगलियां मयूरी के कोमल गालों पर रेंगने लगी। उसने मयूरी के अनसुने आंसुओं को अपनी उंगलियों के पोरों से भर लिया, पर फिर भी उन्होंने अपने होठों से छुआ। उसने धीमी और भारी आवाज में कहा, कड़वे हैं। ये सुनकर मयूरी का गुस्सा भड़क उठा। उसने झुंझलाकर कहा, जाहिर है आंसू कड़वे ही होते हैं। उसका गुस्सा देखकर सिद्धार्थ की आंखों में एक शरारती चमक आ गई। उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे लगा कि शायद ये मीठे होंगे क्योंकि तुम इतनी प्यारी हो। मयूरी समझ गई कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी चौड़ी छाती को धक्का दे दिया। बात बदलने की कोशिश करके कहा, तुमने वहां से झूठ क्यों बोला कि हम शादीशुदा हैं? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, एक कामयाब आदमी को पता होता है कि लोहा कब गर्म है। तुम्हारी माँ का गुस्सा तुम्हारी सच्चाई सुनकर पिघल चुका था। क्या तुम चाहती थी कि एक और नया झूठ बोलूं? देखो अब तुम कितनी राहत महसूस कर रही हो। मयूर को मानना पड़ा कि वो बिल्कुल सही था। 3 साल का वो भारी बोझ अब उसके सीने पर नहीं था। उसकी माँ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में उसका करियर भी अब सुरक्षित लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि जब से ये आदमी उसकी जिंदगी में आया है, उसकी किस्मत ने यू टर्न ले लिया है और वो उस पर भरोसा भी कर सकती थी। वो उसके लिए एक ढाल बन गया था। मयूरी ने शरारत में उसके कंधे पर एक हल्का सा घूंसा मारकर कहा, तुम बहुत ज्यादा घमंडी और अकड़ू हो। ये सारी बातें जो तुमने माँ से कही थी, क्या ये सच में ऐसा ही करोगे? तभी सिद्धार्थ ने उसकी पतली कमर को अपनी बाहों में घेरा और उसे अपनी तरफ खींचकर कान में कहा, बिल्कुल, अब जब सब जान चुके हैं तो कम से कम मैं हर रात सुकून से तुम्हारे पास तो सो सकूं। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिमाग चकरा गया। वो नींद और साथ होने जैसे शब्दों को इतनी सहजता से कैसे कह सकता था? उसे अपनी कमर पर सिद्धार्थ की मजबूत बाहों का घेरा महसूस हुआ, जिसे उसके शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। वो उसकी पकड़ से आजाद होने के लिए छटपटाने लगी। मयूरी ने हंसकर हाँफ कर कहा, सिद्धार्थ, तुम तो हमेशा इतने सभ्य और शांत दिखते हो। अचानक तुम्हें क्या हो गया? छोड़ो मुझे, बहुत गुदगुदी हो रही है। उसने उसके हाथों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ की पकड़ किसी फौलाद की तरह थी। उसने मयूरी को दीवार के उस अंधेरे कोने में और भी करीब खींच लिया। उसकी गर्म और भारी सांसें मयूरी के होठों को छूती हुई गुजर रही थी। उसने मयूरी के कान में कहा, पहले मुझे तुम्हें ऑफिशियली तौर पर अपनी पत्नी की तरह अपनाना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना सकता हूँ, है ना? उसकी आवाज में एक गहरी मादकता थी। उसका अपना बनाना और अपनाना कहने का अंदाजा इतना गहरा था कि मयूरी का चेहरा तवे की तरह जलने लगा। वो सचमुच पूछना चाहती थी कि वो उसे कोई शिकार क्यों समझ रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। टॉपिक की गंभीरता और कमरे का सन्नाटा उसे खामोश कर गया। मयूरी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके सीने को पीछे धकेलना चाहा, लेकिन तभी सिद्धार्थ के विशाल हाथों ने उसका छोटा सा चेहरा थाम लिया और उसे अपने गालों पर कुछ गीला सा गर्म महसूस हुआ। सिद्धार्थ ने बड़ी कोमलता से उसके गाल को चूमा। फिर उसने अपने होठों से उसके गालों को धीरे से फिराकर उसकी बंद पलकों पर एक कोमल चुंबन कर लिया था। मयूरी की पलकें उसके होठों के नीचे तितली के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थी। तभी सिद्धार्थ ने बुदबुदा कर कहा, मयूरी, अब और मत रोना। जब तुम रोती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई दिल चीर रहा हो। यादमई वाकई रहस्यों से भरा था। एक पल में वो सख्त और अधिकार जताने वाला बन जाता और दूसरे ही पल इतना इमोशनल लवर। तभी मयूरी की आंखों में फिर से नमी आ गई। जब उसने मयूरी पुकारा तो उस नाम में एक ऐसा अपनापन और स्नेह था जो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सिद्धार्थ के हर स्पर्श के साथ उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थी। मयूरी ने धीमी आवाज में उसका नाम लेकर कहा, सिद्धार्थ। अब चुंबनों का सिलसिला और भी गहरा होता जा रहा था। सिद्धार्थ ने जब उसके कान के निचले हिस्से को धीरे से छुआ तो मयूरी के पूरे शरीर में बिजली तोड़ गई। वह हिस्सा उसकी कमर से भी ज्यादा सेंसिटिव था। उसने कांपती आवाज में पूछा,
सिद्धार्थ, तुम ये क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ का खुरदरा हाथ अब उसकी गर्दन के पीछे था, जहां उसकी उंगलियों का स्पर्श मयूरी के होश उड़ा रहा था। उसने दृढ़ता से कहा, क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ? मयूरी, मैं तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए तैयार हो? अब उसकी आवाज कर्कश और वासना से भरी थी। कमरे में हवा सिद्धार्थ की मर्दाना खुशबू और उत्तेजना से भारी हो गई। मयूरी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना सिर पीछे की दीवार पर टिका दिया, जिससे उसकी लंबी और सुराहीदार गर्दन पूरी तरह उजागर हो गई। मयूरी ने हकला कर कहा, मैं मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अगर तुम चाहो तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करती, सिद्धार्थ के होठों ने उसके शब्दों को अपने भीतर सोख लिया। वो उसे पूरी शिद्दत से किस कर रहा था। वो उसे पा लेने की बेताबी को और नहीं दबा पा रहा था। वहीं मयूरी का शरीर लकड़ी की तरह सख्त हो गया। उसकी उंगलियां सिद्धार्थ की कमीज में कसकर भिंच रही थी। वो एक बार फिर घबराहट में सांस लेना भूल गई। सभी सिद्धार्थ ने एक गहरी आंख भरी और उसे छोड़ दिया। उसने अपना सिर मयूरी के कंधे पर टिका दिया, अपनी उखड़ी हुई सांसों को काबू करने लगा। वो देख रहा था कि मयूरी डर के मारे कांपने लगी थी। मयूरी की धीमी आवाज में ईमानदारी ने कहा, सिद्धार्थ, मुझे माफ कर दो। क्योंकि वो उसके प्यार का उस तरह जवाब नहीं दे पा रही थी जैसे उसको देना चाहिए। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने सिर धीरे से हिलाया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम अभी बहुत मासूम हो। मैं तुम्हारे और बड़े होने का और तैयार होने का इंतजार करूंगा। तुम इसके लिए दुखी मत हो। आज के दौर में मयूरी जैसी पवित्र और भोली लड़की मिलना दुर्लभ था, और सिद्धार्थ उससे इतना प्यार करता था कि वो उस पर अपनी इच्छाएं थोपना नहीं चाहता था। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल भर आया। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और सिद्धार्थ की मजबूत पीठ को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। वो उसे बताना चाहती थी कि वो उसे कितना महत्व देती है, लेकिन तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। मयूरी झटके से उसकी बाहों से दूर हट गई। अंधेरा कमरा और उनकी ये स्थिति, अगर कोई देख लेता तो क्या सोचता। वो घबराहट में दरवाजे के पीछे छिपने की जगह भी ढूंढने लगी। सिद्धार्थ उसकी यह हड़बड़ाहट देखकर मन ही मन हंस पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर लाइट का स्विच ऑन किया। अचानक हुई तेज रोशनी से मयूरी की आंखें चुंधिया गई और उसका चेहरा किसी लाल मिर्च की तरह चमक रहा था। मयूरी ने जल्दी से अपने बिखरे बाल और कपड़ों को ठीक किया। दूसरी तरफ सिद्धार्थ एकदम शांत और शालीन खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। मयूरी के मन में उसे देखते ही एक ख्याल आया, सभ्य लिबास में एक शिकारी। सिद्धार्थ ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर चेतन था। उसने सिद्धार्थ की एक तरफ प्लेट बढ़ाकर कहा, सर, ये रही बर्फ की प्लेट जो आपने मांगी थी। सिद्धार्थ ने तुरंत उसे प्लेट लेकर कहा, शुक्रिया। ये कहकर उसने दरवाजा वापस बंद कर दिया। तभी मयूरी ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें बर्फ क्यों चाहिए थी? सिद्धार्थ ने सोफे पर बड़े आराम से बैठकर प्लेट टेबल पर रख दी। उसने अपनी टाई ढीली और कमीज के ऊपर के बटन खोल दिए, जिससे उसकी कसरती छाती छलक रही थी। उसके चेहरे पर थकान छलक रही थी। इसके बाद उसने मयूरी की तरफ देख कर कहा, तुम इतना रोई हो, तुम्हारी आंखें कल सूज जाएंगी। ये बर्फ उन पर लगा लेना ताकि सूजन कम हो जाए। मयूरी उसकी इस बारीकी और देखभाल को देखकर दंग रह गई। वो वाकई उसकी हर छोटी चीज का ख्याल रख रहा था। तभी मयूरी को याद आया कि वो तो अभी लंदन में होना चाहिए, इसलिए वो यहाँ क्या कर रहा है। इसलिए मयूरी ने तुरंत उससे पूछा, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या तुम लंदन से सीधे यहाँ आए हो? तुम सोए भी हो या नहीं? सिद्धार्थ ने थकी हुई आंखों में उनकी तरफ देखकर कहा, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे पता था कि तुम यहाँ अकेले टूटकर बिखर जाती। मैं तुम्हें हर हाल में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं सीधा यहाँ आ गया। उसकी बात सुनकर मयूरी ने हल्के से सिर हिलाया और फिर बर्फ को तौलिए में लपेटकर अपनी आंखों पर रखा। उसने बुदबुदा कर कहा, अगर तुम नहीं भी आते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। पिछले 3 सालों से मैं अकेले ही तो ये सब झेल रही हूँ। मुझे अब आदत भी हो गई है। उसकी आवाज में एक हल्का सा दर्द था। मयूरी के शब्द अभी भी हवा में थे कि उसे एक मजबूत आलिंगन में भर लिया गया, इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती। सिद्धार्थ ने उसे इतनी सहजता से उठाकर अपनी जांघों पर बिठा लिया जैसे वो कोई हल्की सी गुड़िया हो। उसने प्लेट में बर्फ का टुकड़ा निकाला, कोमलता से उसकी सूजी हुई आंखों पर रखकर कहा, पगली, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम्हें ये सब कुछ अकेले सहन करना पड़ेगा? अगर तुम चाहती हो कि फ्यूचर में तुम्हें ये दर्द न मिले, तो वादा करो, हमारे बीच अब कोई पर्दा नहीं रहेगा। सिद्धार्थ के स्वर एक तरफ अधिकार के थे तो दूसरी तरफ बेपनाह मोहब्बत।
मयूरी के मन के सारी कड़वाहट उस पल शहद की तरह मीठी हो गई। सिद्धार्थ की शख्सियत ऐसी थी कि वो बड़ी से बड़ी शिकायतों को भी अपने शांत व्यवहार से खत्म कर देता। इस तरह की अचानक मिली मिठास मयूरी के लिए नई थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करे। सिद्धार्थ, जो अपनी 6 फीट लंबाई और चौड़े कंधों के साथ काफी प्रभावशाली दिखता था, उसने 5 फीट 5 इंच की मयूरी को अपनी बाहों में सुरक्षित कर लिया था। इससे मयूरी के होठों पर एक नन्ही मुस्कान फैल गई। वो उसकी छाती से और भी सटकर बैठ गई। जब बर्फ की ठंडक ने उसकी आंखों की जलन कम की, तो ऊपर की तरफ उसने देखा। सिद्धार्थ के चेहरे पर सौम्यता थी, लेकिन उसकी गहरी आंखों के कोने में थकान की लालिमा भी थी। थकान ने उसके मर्दाना आकर्षण को गहरा बना दिया था। मयूरी ने धीरे से उससे कहा, आज के लिए शुक्रिया। उसे लगा कि वो उसके इस सुंदर और थके हुए चेहरे को देखती रह जाएगी। वो कोई सतही लड़की नहीं थी जो सिर्फ लुक्स पर फिदा हो, लेकिन सिद्धार्थ के सामने आते ही उसके गाल अपने आप सुर्ख हो जाते थे। तभी सिद्धार्थ ने बर्फ की प्लेट वापस मेज पर रखी और शरारत से मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। अगर तुम वाकई दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हो तो कुछ ठोस करके दिखाओ। आगे से मयूरी ने मासूमियत से पूछा, मतलब?" तभी सिद्धार्थ ने अपनी उंगली से उसके गाल की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ एक छोटा सा चुंबन।" ये देखते ही मयूरी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो सोचने लगे कि अभी कुछ देर पहले ही तो उनके बीच इतना कुछ हुआ था। उसे ये सब इतना पसंद क्यों है? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सिद्धार्थ ने उसके लिए इतना कुछ किया था तो एक किस की बात बहुत बड़ी नहीं थी। तो उसने हिम्मत जुटाई और आंखें बंद कर ली और आगे बढ़ी। लेकिन घबराहट में उसका निशाना चूक गया। उसने सिद्धार्थ के गाल के बजाय उसकी ऊंची नाक की नोक को चूम लिया, जिसे सिद्धार्थ जोर से हंसा। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। मयूरी की इस नादान हरकत ने उसकी सारी थकान मिटा दी। सिद्धार्थ के सीने में होने वाली हंसी की कंपन मयूरी को महसूस हो रही थी। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। वो चिढ़कर उसकी गोद में सीधी खड़ी हो गई। उसने कंधों पर हाथ रखकर उसे धमकी भरे अंदाज में कहा, हंसो मत। अगर दोबारा हंसे तो मैं तुम्हें काट लूंगी। आगे से सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, अच्छा, तो क्या मेरी वायर अब छोटा सा पिल्ला बन गई जो सबको काटती फिरती है? उसकी बात सुनकर मयूर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आओ देखा ना ताओ झुककर उसके जबड़े पर अपने दांत कड़ा दिए। पर जैसे ही उसने काटा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सिद्धार्थ की हल्की दाढ़ी के बाल उसके कोमल होठों में चुभ रहे थे। उसने तुरंत अपनी पकड़ ढीली की और नफरत दिखाकर अपने होठ पहुंचने लगी। उसने सिद्धार्थ को घूर कर कहा, अब बताओ, क्या अगली बार भी हंसोगे? सिद्धार्थ का शरीर उस स्पर्श से तनावपूर्ण हो गया। मयूरी के काटने में जरा भी जोर नहीं था। वो तो किसी चींटी के काटने जैसा था। उस जगह पर उसके छोटे दांतों के निशान और हल्की सी नमी रह गई। सिद्धार्थ की आंखों में प्यार उमड़ आया। उसने मयूरी का सिर पकड़कर उसे गाल से सटा लिया। उसने प्यार भरे स्वर में कहा, गुस्सा दिखाने से अच्छा है कि तुम अपनी कोमलता का इस्तेमाल करो। मेरी प्यारी बच्ची, एक बार और सही जगह पर। मयूरी को लगा कि जैसे उसकी सारी धमकियां बेकार चली गई। वो बिल्ली के बच्चे की तरह पंजे मार रही थी। सिद्धार्थ उसे प्यार से सहला रहा था। अंत में मयूरी ने हार मान ली। उसने करीब से सिद्धार्थ के चेहरे की बनावट को देखा। उसका मजबूत जबड़ा और जहां वो अभी काट रही थी वो पुरुष वाकई आकर्षक था। मयूरी ने गहरी सांस ली। उसने सिद्धार्थ का चेहरा थाम लिया और बहुत ही कोमलता से उस जगह को चूमा जहां उसके दांतों के निशान थे। तभी सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, अब दर्द नहीं हो रहा है?" उसकी बात सुनकर मयूरी ने मन ही मन में सोचा, मैंने कब पूछा कि दर्द हो रहा है या नहीं? लेकिन उसे अपराध बोध तो था। उसकी नजर अब सिद्धार्थ के उन पतले और मोहक होठों पर टिक गई। मयूरी ने अपनी शर्म को किनारे रखा, साहस जुटाया और उसके गले में बाहें डाल दी। और जैसे ही उसके होठों की तरफ झुकी, तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हो गई। मयूरी इस बार इतनी बुरी तरह चौंक गई कि वो सिद्धार्थ की बाहों में फिसलकर सोफे के नीचे जमीन पर जा गिरी। उसके मुंह से चीख निकल गई। ओह! उसका पिछवाड़ा जमीन से टकराया और जैसे हड्डियां टूट गई हो। सिद्धार्थ ने अपना माथा पकड़ लिया। वो झुककर उसके पास आया और उसने फुसफुसा कर कहा, बाहर वाले ने तुम्हें नहीं देखा था, लेकिन अब तुम्हारी चीख सुनकर वो क्या सोचेगा, अंदाजा है? उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा शर्मिंदगी से काला पड़ गया। वो खुद ही जमीन से उठी और उसने अपनी कमर को सहलाकर बड़बड़ा कर कहा, सब तुम्हारी तरह गंदा नहीं सोचते, मैं तो बस गिर गई थी। उसने दरवाजा खोला। बाहर चेतन 2 नर्सों के साथ खाना लेकर खड़ा था। मयूरी की हिम्मत नहीं कि वो चेतन से नजरें मिला ले। वो बस चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद नर्सें बर्तन ले गई।
चेतन ने मयूरी के एक पैकेट थमाया और जिसमें गुलाबी रंग का कार्टून प्रिंट वाला स्लीपवेयर था। मयूरी को तुरंत समझ आ गया कि आज रात सिद्धार्थ यहीं रुकने वाला है। कमरे में सिर्फ एक छोटा बिस्तर था और एक संकरा सोफा। मयूरी सोच में पड़ गई कि वो सोएंगे कैसे। उसने देखा कि सिद्धार्थ सोफे पर बैठकर कुछ फाइलें पढ़ने में बिजी हो गया। तभी सिद्धार्थ ने बिना सिर उठाए उससे कहा, तुम जाकर नहा लो मयूरी, मुझे अभी कुछ काम खत्म करना है। आगे से मयूरी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। ये कहते वो नहाने चली गई। जब वो नहाकर बाहर आई तो उसने वो गुलाबी स्लीपवेयर पहन लिया था। उसने देखा कि सिद्धार्थ अभी भी काम में डूबा था। मयूरी तौलिए से अपने बाल सुखाकर उसके पास से गुजरी। कमरा शांत था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी हलचल थी। वो पूछना चाहती थी कि वो कहाँ सोएगा, लेकिन शब्द उसके गले में भी अटक रहे थे। मयूरी अभी कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढ रही थी कि एक पावरफुल भा ने उसकी कमर को घेरे में ले लिया। सिद्धार्थ ने उसे हल्के से झटके से खींचा और वो सोफे के नर्म गद्दे पर जा गिरी। सिद्धार्थ ने एक शरारती लेकिन दबंग लहजे में पूछा, अपने स्लीपवेयर में मेरे सामने इस तरह टहलकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? उसकी बात सुनकर मयूरी सकपका गई। उसने हड़बड़ा कर कहा, मैं तो बस सोने की तैयारी कर रही थी। मैंने सोने के कपड़े ही तो पहने हैं, इसमें क्या गलत है? उसे समझ नहीं आया कि वो क्या संकेत दे रहा है। तभी सिद्धार्थ ने उसके हाथ से तौलिया लिया और अपने काम के डॉक्यूमेंट्स एक तरफ पटका दिए। उसने मयूरी की घबराहट को इग्नोर करके बड़ी ही सावधानी से उसके गीले बालों को सुखाना शुरू किया। उसने मयूरी के सिर से पोंछकर कहा, क्या तुम ऐसे ही गीले बालों के साथ सोने वाली थी? ऐसे तो तुम सुबह उठते ही सिरदर्द से परेशान हो जाओगी। यहाँ हेयर ड्रायर नहीं है क्या? रुको, मैं चेतन को फोन करता हूँ, वो अभी हेयर ड्रायर लेकर आ जाएगा। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखों में आश्चर्य और मुस्कान एक साथ तैर गई। तभी सिद्धार्थ ने फोन निकाला और चेतन को निर्देश दिए। जैसे वो फोन रखने वाला था, मयूरी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और धीरे से मुस्कुरा कर कहा, सिद्धार्थ, चेतन से कहना कि एक एक्स्ट्रा मैट्रेस भी भेज दे। थोड़ी सी देर में दरवाजे पर दस्तक फिर हुई। हेयर ड्रायर के साथ चेतन आ चुका। मयूरी ने मैट्रेस भी बिछाया और अपने बिस्तर की तरफ चली गई। उसने अपना पतला कंबल ठीक किया और दूसरा कंबल सिद्धार्थ की तरफ सरका दिया। दोनों ने अपनी अपनी दिशा में करवट ले ली। बिस्तर एक ही था, लेकिन दोनों के बीच एक अदृश्य बॉर्डर था, जैसे कुएं और नदी का पानी कभी नहीं मिलता। मयूरी को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। तभी उसके पीछे से सिद्धार्थ की दबी हुई हंसी सुनाई दी। उसने हल्के से हंसकर कहा, मुझे लगा था कि तुम मुझे जमीन या सोफे पर सोने के लिए कहोगी। आगे से मयूरी ने मुड़कर शरारत से उसकी बात का जवाब देकर कहा, क्यों, आप तो महाराज हैं, दिन भर राज के कार्यों में बिजी रहते हैं। अगर किसी को कष्ट उठाना पड़ा तो वो मैं ही हूं। तो सिद्धार्थ ने व्यंग से उसकी तरफ देखकर कहा, मयूरी, अगर कोई मर्द वाकई तुम्हारे करीब आना चाहे तो क्या तुम्हें लगता है कि ये दो अलग गद्दे उसे रोक पाएंगे? कितनी मासूम हो तुम। उसकी बात सुनकर मयूरी निरुत्तर हो गई। उसे लगा कि इस आदमी की नजरें कितनी तेज है। वो उसकी हर घबराहट को पढ़ लेता है। वो चुपचाप अपनी आंखें मूंद कर सो गई। नींद में वो एक बहुत पुराने और सुनहरे सपने में खो गई। चारों तरफ खिली हुई धूप। वो 10 साल की नन्ही बच्ची थी। उसके मम्मी पापा के बीच सब कुछ ठीक था। वे मेहरा विला के बगीचे में खेल रहे थे। उसके पापा धर्मपाल ने उसे कंधों पर बिठाया था और वो पतंग उड़ा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए मयूरी से कहा, देखो मयूरी, तुम्हारी पतंग बादलों को छू रही है। तभी पीछे से उसकी माँ चंचल मुस्कुराते हुए कह रही थी, धर्मपाल, उसे नीचे उतारो, गिर जाएगी मेरी बच्ची। वो एक खूबसूरत दुनिया थी, लेकिन अचानक सपने में आसमान काला पड़ गया। तूफान आ गया। मेहरा परिवार की नौकरानियों ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वो कीचड़ में जा गिरी। उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। उसके पिता क्रूर हो गए थे, चिल्ला रहे थे, चले जाओ यहाँ से, अब मेरा परिवार सिर्फ कृतिका और कविशा है। इसके बाद सपना फिर बदला। अब वह 18 साल की थी। एक सुंदर युवक सफेद कमीज और जींस पहने उसे साइकिल पर लेने आया था। वो उसके पीछे बैठी थी और हवाओं का आनंद ले रही थी। उसने उसे युवक को हल्के से पुकारा, राहुल। तभी राहुल ने साइकिल रोकी और उसे एक गुलाबी गुलाब देकर कहा, मयूरी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसने शर्माते हुए सिर हिलाया, लेकिन तभी राहुल का चेहरा भयानक हो गया। उसने मयूरी की गर्दन दबोच ली और चिल्लाने लगा, मेरी मयूरी मुझे लौटा दो, मेरी मयूरी मुझे लौटा दो। मयूरी का दम घुटने लगा। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तब एक गर्म हथेली ने उसके माथे को छुआ और एक भारी आवाज गूंजी, मयूरी, जागो मयूरी। मयूरी ने एक झटके में आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे और सामने सिद्धार्थ की गहरी चिंता भरी काली आंखें।
वो सिर्फ एक भयानक सपना था। सिद्धार्थ ने अंगूठे से उसके गालों को आंसू पोंछे। सोकर उठी मयूरी किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। सिद्धार्थ ने उसके गालों को चूमा और दिलासा देकर कहा, डरो मत मयूरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। सिद्धार्थ को देखते ही मयूरी की जान में जान आई। उसकी बाहों में वो सिमट गई और सिकोड़ कर बोली, बहुत बुरा सपना था। लेकिन अचानक मयूरी रुकी और डर कर पूछा, क्या क्या मैं नींद में कुछ बोल रही थी? मैंने किसी का नाम लिया? सिद्धार्थ के चेहरे पर फीकी मुस्कान आई। उसने थोड़ा निराश होकर कहा, हाँ हाँ, तुमने अपने पापा को पुकारा, फिर राहुल को। उसकी बात सुनते ही मयूरी का शरीर काट मार गया। वो जानती थी कि एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ के मुंह से दूसरे मर्द का नाम सुनना कितना दुखदायी होता है। उसने सिद्धार्थ को समझने की कोशिश करके कहा, सिद्धार्थ, मैं मयूरी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ खामोशी से बिस्तर से उठकर बोला, मैं तुम्हारे लिए गर्म तौलिया लाता हूँ, चेहरा साफ कर लो। उसकी आवाज पाट थी और यह कहते हुए वो जाने लगा था। तभी मयूरी ने उसको रोक कर कहा, सिद्धार्थ रुको। ये कहते हुए मयूरी ने डर के मारे पीछे से उसकी कमर में अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने सीधे पूछा, सिद्धार्थ, क्या आप नाराज हैं? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ वहीं बैठ गया। हल्के से सिर हिलाकर बोला, थोड़ा सा। तभी मयूरी ने झट से सफाई देकर कहा, नहीं, वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। राहुल मेरा पास्ट है, मैंने उसे हमेशा के लिए विदा कर दिया है। लेकिन यादें अचानक सपनों में आ जाती हैं। मैं उस पर काबू नहीं कर पाई। मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। सिद्धार्थ ने मुड़कर उसके आंसू पहुंचे और दिलासा देकर कहा, मुझे पता है मयूरी, मैंने तुम्हें बिल्कुल गलत नहीं समझा। अब शांत हो जाओ। थोड़ी देर उसको दिलासा देने के बाद वो नहाने के लिए चला गया। सिद्धार्थ जब वापस आया तो मयूरी ने देखा उसने सिर्फ कमर पर तौलिया लपेटा था। उसका सुगठित कसरती ऊपरी शरीर नग्न था। उसके गीले बाल उसके शरीर से निकलती मर्दाना आभा मयूरी के होश उड़ाने के लिए काफी थी। उसको देखते ही मयूरी ने शर्म में मुंह फेर लिया। उसने शर्मा कर कहा, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? सिद्धार्थ ने बेफिक्री से तौलिया अपने चेहरे पर रगड़ कर कहा, मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या तुम मुझे इस हाल में देखकर अब भी शर्माती हो। आगे से मयूरी ने कहा, तुम भी ना। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ थाम कर कहा, मजाक कर रहा हूं, मैं नहा रहा था कि तभी तुम्हारी चीखें सुनी। मैं कपड़े पहनने का इंतजार नहीं कर सकता था, मुझे तुम्हारी चिंता थी। मयूरी का दिल पिघल गया। उसने सिद्धार्थ की गर्दन में बाहें डाली और उसके होठों के करीब जाकर फुसफुसाई, नाराज मत हो, ठीक है। उसकी मीठी आवाज और नजदीकी ने सिद्धार्थ को स्वयं को हिला दिया। उसकी आवाज भारी हो गई। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगर चाहती हो मैं नाराज ना हूं तो मुझे कुछ दो। उसकी बात सुनकर मयूरी समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है। उसने अपनी आंखें मूंद ली। उसने अपना सारा संकोच त्याग दिया और सिद्धार्थ के होठों को अपने होठों में घेर कर पूरी शिद्दत से उसे चूम लिया। अगले ही पल सिद्धार्थ ने अपना नियंत्रण नियंत्रण खो दिया। मयूरी को बिस्तर पर नीचे दबा दिया और उसका एक हाथ मयूरी के उस कोमल कमर पर जा टिका जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था। उसने उसे धीरे से भींचा। दूसरा हाथ मयूरी के सिर के पीछे था। सिद्धार्थ ने अपनी शांत मुद्रा त्याग दी और एक ऑफिशियल लवर की तरह उसके होठों पर टूट पड़ा। मयूरी को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। जहां पहले के किस कोमल और भावुक थे, वहीं ये किस किसी तूफान की तरह था जो अपने आप साथ बहा ले जाना चाहता था। सिद्धार्थ की पावर के सामने वो पूरी तरह से असहाय थी। उसकी जीभ सुन पड़ गई थी। जब मयूरी ने घबराहट में उसे दूर धकेलना चाहा, तब उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद भी नहीं की थी। उसकी काली आंखें किसी गहरे समुद्र की तरह काली और लालिमा से भरी थी। वो उसे इतनी शिद्दत से घूर रहा था कि मयूरी को डर लगने लगा था। मयूरी ने अपनी आंखें मूंद ली, अपनी नियति को एक्सेप्ट कर लिया। वो जानती थी कि इस प्रभावशाली चुंबकीय व्यक्तित्व वाले पुरुष का विरोध कभी नहीं कर पाएगी। तभी सिद्धार्थ अचानक रुक गया। उसकी सांसें तेज थी और माथे पर पसीना था। उसने ऊपर लगे लैंप को देखा और भारी आवाज में कहा, नहीं नहीं, अगर मैं नहीं रुका तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाऊंगा। मयूरी, तुम सो जाओ, मुझे ठंडे पानी से नहाने की जरूरत है। ये कहते हुए सिद्धार्थ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मयूरी उसको वहीं बैठी हैरानी से देखती रह गई। इसके बाद जब सिद्धार्थ नहाकर बाहर आया तो मयूरी अभी भी जाग रही थी। वो किसी छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह कंबल में दुबक कर लेटी थी। उसके काले रेशमी बाल तकिए पर बिखरे थे। उसके गोरे चेहरे पर अभी भी गुलाबी शर्म बाकी थी। उसकी नम आंखें सिद्धार्थ को अपनी तरफ खींच रही थी। सिद्धार्थ ने अब सफेद कैजुअल कपड़े पहने थे।
और बिस्तर पर आया और मयूरी के सिर के नीचे हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचकर कहा, चलो एक ही कमर में सोते हैं। आधी रात का समय था। मयूरी के सपने की वजह से वो दोनों जाग गए थे, लेकिन मयूरी झटके से बोली, नहीं। उसका दिल फिर से धड़कने लगा। उसकी घबराहट देखकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है तो अलग अलग ही सही। ये कहते हुए उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और दूसरी चादर ओढ़ ली। तभी मयूरी ने राहत की सांस ली। वे नवविवाहित थे और उनके बीच की चिंगारी किसी भी वक्त आग पकड़ सकती थी, लेकिन तभी मयूरी का कंबल हवा में उड़ गया। अगले ही पल वो सिद्धार्थ के स्ट्रॉन्ग और अधिकारपूर्ण आलिंगन में थी। मयूरी ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करके कहा, सिद्धार्थ तुमने वादा तोड़ा था। लेकिन आगे से सिद्धार्थ ने कहा, मयूरी फिर से आग से खेल रही हो, चुपचाप सो जाओ। सिद्धार्थ के इन शब्दों ने मयूरी को हिलाकर रख दिया। वो अब हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा भी नहीं कि उसकी सुहागरात इतनी चुनौतीपूर्ण होगी। उसने अपना चेहरा सिद्धार्थ की चौड़ी छाती पर टिका दिया, जहां उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे नींद आने लगी और उसने सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ क्या तुम अभी नाराज हो? आगे से सिद्धार्थ ने बालों को सहलाकर कहा, नाराज नहीं, बस थोड़ा सा बेचैन हूं। मयूरी प्लीज राहुल को जितनी जल्दी हो सके दिल से निकाल दो, और फिर सिर्फ मुझसे प्यार करना, ठीक है? लेकिन उसने देखा कि मयूरी जवाब देने के लिए नहीं जागी थी। वो गहरी नींद में सो चुकी थी। सिद्धार्थ ने बेबसी से मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा, अभी तो व्यायाम शुरू भी नहीं हुआ था कि वो इतनी थक गई थी। उसने उसके माथे को चूमा और फुसफुसा कर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, गुड नाइट। अगली सुबह जब मयूरी की आंखें खुली तो बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली था। सिद्धार्थ उठ चुका था। मयूरी को शर्म महसूस हुई और वह एक आलसी सुअर की तरह सोती रही, जबकि सिद्धार्थ 2 दिन की यात्रा के बाद भी इतना एक्टिव था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और सिद्धार्थ बाहर आया। आज उसने हल्के भूरे रंग की वी नेक टी शर्ट और बेज पैंट पहनी थी। वो एनर्जी से भरपूर और बहुत आकर्षक लग रहा था। तभी उसको प्यारी आवाज कमरे में गूंजी। उसने मयूरी से पूछा, जा गई? आगे से मयूरी ने नजरें चुराकर जवाब देकर कहा, जी गुड मॉर्निंग।" और वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गई। इसके बाद सिद्धार्थ दरवाजे के फ्रेम से टिककर खड़ा हो गया, हाथ जेब में डाले। मयूरी, माँ अब ठीक हो रही है, तो अब तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल पटरी पर आनी चाहिए, इसलिए आज रात तुम मेरे साथ घर पर शिफ्ट हो जाओ। मयूरी के मुंह का पानी लगभग बाहर आ गया। सुबह सुबह ऐसा धमाका, लेकिन वो जानती थी कि शादी के बाद ये होना ही था। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन मुझे हॉस्टल से अपना सामान लाना होगा।" उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। ये सुनते ही मयूरी ने उससे पूछा, क्या आप आज ऑफिस नहीं जा रहे? ये सुनकर सिद्धार्थ ने अपनी बाहें ऊपर उठाई और गंभीरता से कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? मयूरी खामोश हो गई। वो समझ गई कि उससे बहस करना बेकार था। इसके बाद जब मयूरी कपड़े चेंज करके उसके कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि दरवाजे पर हेमंत खड़ा था। हेमंत ने उत्साह के साथ अपने हाथ में पकड़ा कागज थैला मयूरी की तरफ बढ़ाकर कहा, मयूरी तुम जाग गई, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आया हूँ। मयूरी अब उसे और दुख नहीं देना चाहती थी। उसने हेमंत से सीधे कहा, हेमंत प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज तुम मेरे पीछे आना बंद कर दो और अपना समय बर्बाद मत करो। मैं शादीशुदा हूँ। उसकी बात सुनकर हेमंत ने चौंक कर कहा, शादीशुदा? किससे? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तब एक मजबूत हाथ मयूरी के कंधे पर आया। सिद्धार्थ भी कमरे से बाहर निकला और मयूरी के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। उसने मयूरी के पास आकर कहा, मयूरी क्या तुम अभी यहीं हो? चलो माँ इंतजार कर रही है। तभी मयूरी ने हेमंत की आंखों में टूटन देखी। फिर उसने सिद्धार्थ का हेमंत से इंट्रो करवा कर कहा, हेमंत ये मेरे पति हैं। हेमंत ने सिद्धार्थ के व्यक्तित्व और रुतबे को देखा और समझ गया कि वो उसके सामने कभी नहीं टिका। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर मयूरी से कहा, मयूरी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये कहकर वो उदास कदमों से वहां से चला गया। मयूरी को अपराध बोध हुआ। हेमंत वाकई अच्छा लड़का था। तभी उसके पीछे से एक दबी हुई हंसी सुनाई दी। सिद्धार्थ ने हंसकर मयूरी से कहा, क्या हुआ अब? क्या तुम मैरिज सर्टिफिकेट लेकर उसके पीछे भागना चाहती हो? यह सुनते ही मयूरी ने मुड़कर सिद्धार्थ को देखा। अब वो जेब में हाथ डाले उसे घूर रहा था। कमरे में अचानक जलन की खट्टी महक फैल गई। तभी मयूरी ने अपनी आंखें चमका कर पूछा, क्या तुम्हें जलन हो रही है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ने एक
हाथ से कमरे का दरवाजा बंद किया और मयूरी का कंधा पकड़कर उसे हॉस्टल की तरफ ले गया। उसका चेहरे पर कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और कॉन्फिडेंस था। उसने चलते चलते कहा, जलन हो रही है। उसने इस जलन शब्द को इतनी तुच्छता से दोहराया मानो ये कोई ऐसी भावना हो जिसे उसने अपनी डिक्शनरी से बहुत पहले मिटा दिया हो। उसका रिएक्शन देखकर मयूरी की हंसी आ गई। उसने मन ही मन में बुदबुदाया और कहा, ज्यादा सेल्फ एस्टीम वाले मर्द वाकई बड़े जटिल होते हैं। इससे पहले कि वो हॉस्पिटल में थे, जहां मयूरी ने उसे देखा था, सिद्धार्थ कितनी कुशलता से उसकी माँ का दिल जीत रहा था। वो उसकी माँ के लिए सेब छील रहा था, उनके हर सवाल का जवाब इतनी मेच्योरिटी से दे रहा था। माँ के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आ गई थी। मयूरी की माँ ने उसे समझाया था कि युवाओं को बड़ों का आदर करना चाहिए और मयूरी को अपने माता पिता से मिलवाना चाहिए। सिद्धार्थ ने बड़ी शालीनता से वादा किया था कि वो मयूरी का हमेशा ख्याल रखेगा। अब वे मयूरी के हॉस्टल रूम में पहुंच गए थे। मयूरी ने अपना सामान समेटना शुरू करके कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारा घर कितना बड़ा है? क्या मुझे बहुत सारा सामान लेकर जाना चाहिए? सिद्धार्थ कमरे के बीचों बीच खड़ा होकर चारों तरफ देख रहा था। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम यहाँ से अपनी सारी यादें भी उठा लाओगी, तब भी मेरे घर में जगह कम नहीं पड़ेगी। मयूरी ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो बहुत सलीके से अपनी चीजें पैक कर रही थी, लेकिन उसकी नजर सबसे पहले अपने बेड पर रखे उस बड़े से टेडी बियर पर गई। वो उसका बिस्तर का साथी था, जिसे वो हर रात गले लगाकर सोती थी। उसने उसे धूल से बचाने के लिए प्लास्टिक में पैक करके शेल्फ के ऊपर रखा था। मयूरी अपने पंजों पर खड़ी होकर उसे उतारने की कोशिश करने लगी। आज उसने काले स्पेंडर्स और पारदर्शी सफेद शर्ट पहनी थी, जो उसकी मासूमियत को और भी उभार रही थी। सिद्धार्थ ने देखा कि मयूरी टेडी बियर तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। उसके पंजों पर खड़े होते हुए उसकी शर्ट थोड़ी ऊपर खिंच गई, जिससे उसकी 20 इंच की छरहरी गोरी कमर की झलक दिखने लगी। वो किसी कीमती फूलदान के संकरे मुंह के जैसी सुंदर और सुडौल थी। सिद्धार्थ की आंखों में गहरा आकर्षण छा गया। वो शांत कदमों से उसके पीछे आया और उसने अपनी जेब से हाथ निकालकर बड़ी आसानी से टेडी बियर को ऊपर से पकड़ दिया। उसको टेडी बियर उठाता देखकर मयूरी ने राहत की सांस लेकर कहा, शुक्रिया। ये कहते हुए उसने टेडी को अपने हाथ में लेने के आगे बढ़ाया, लेकिन सिद्धार्थ ने शरारत में अपना हाथ और ऊपर कर लिया। उसने टेडी के दोनों कान और उंगलियों को पकड़ रखा था, जिससे बेचारे टेडी बियर के पैर हवा में फड़फड़ा रहे थे। ये देखते ही मयूरी ने शिकायत करके कहा, सिद्धार्थ, उसके कान मत खींचो, उसे दर्द होगा। तभी सिद्धार्थ ने अपना दूसरा हाथ दीवार पर टिका दिया, जिससे मयूरी उसकी बाहों के घेरे में आ गई। उसने मयूरी के करीब आकर कहा, मयूरी, क्या इस बेजान टेडी को गले लगाना मेरे साथ सोने से भी ज्यादा सुकून दे है? मयूरी का चेहरा पिंक की आवाज के साथ लाल हो गया। उसे पिछली रात की गर्मी और सिद्धार्थ का आलिंगन याद था। उसने शर्मा कर कहा, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन आगे से सिद्धार्थ ने उसके कान के पास झुककर अपनी ताजगी भरी मर्दाना आवाज में पूछा, कैसे अलग है? जिससे मयूरी घबरा रही थी। उसने बिना सोचे समझे सीधे कहा, क्योंकि क्योंकि ये टैडी मुझ पर हमला नहीं करता। उसकी ये बचकानी बात सुनकर सिद्धार्थ ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने हंसकर कहा, अच्छा, तो तुम्हें डर है कि मैं तुम पर हमला कर दूंगा? देखो मयूरी, इस टैडी को तो तुम जब चाहो दबा सकती हो, लेकिन मेरे साथ रहते हुए तुम्हें मेरे द्वारा दबाए जाने की आदत डालनी होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच तो नॉर्मल है ना? उसकी बात सुनकर मयूरी ने गुस्से में घूर कर कहा, अगर तुम्हें ये टैडी नहीं देना तो मत दो, मुझे नहीं चाहिए। और यह कहकर वो चिढ़कर खिड़की के पास चली गई, अपने बिखरे बालों को कान के पीछे करने लगी। तभी सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर टैडी को चुपचाप उसकी बाहों में रख दिया। मयूरी ने तुरंत उसे सीने से लगा लिया। ये देखते ही सिद्धार्थ ने बड़े गंभीर भाव से उससे पूछा, मयूरी, एक बात बताओ, ये भालू मेल है या फीमेल? मयूरी ने चिढ़कर कहा, फीमेल। ये कहते हुए वापस अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। तभी सिद्धार्थ ने बिस्तर के तभी सिद्धार्थ ने बड़े ही संजीदगी से पूछा, जरा मैं भी देखूं, तुम्हें कैसे पता चला कि ये फीमेल है? मेल और फीमेल में अंतर कहाँ होता है? वो इतना गंभीर था कि मानो किसी वैज्ञानिक शोध पर चर्चा कर रहा हो। मयूरी समझ गई कि वो उसकी टांग खींच रहा है। उसने थोड़ा शर्मा कर शिकायत करके कहा, सिद्धार्थ, तुम कितने बेशर्म हो। आगे से सिद्धार्थ ने सिगरेट जलाकर जवाब देकर कहा, तुम्हें यह बात समझने में बहुत देर लग गई। वो सोफे पर पैर क्रॉस करके बैठ गया और धुएं के छल्ले उड़ाने लगा। तभी मयूरी अपनी अलमारी की तरफ मुड़ी। उसने अलमारी की तरफ देखकर सिद्धार्थ से पूछा, क्या मैं अपने कपड़े पैक करूं या नहीं? सिद्धार्थ ने कहा,
जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़ों का इंतजाम करवा दिया है। तभी मयूरी ने थोड़ा झिझक कर कहा, ओह तो ठीक है, मैं सिर्फ अपने पर्सनल गारमेंट्स पैक कर लेती हूँ। तभी सिद्धार्थ ने मना करके कहा, उसकी भी जरूरत नहीं, वे भी करके मंगवा लिए गए हैं। उसके बात सुनकर मयूरी सन रह गई। एक मर्द के लिए उसके पर्सनल गारमेंट्स कोई खरीदे, और वो शर्म से पानी पानी हो गई। उसने शर्माकर हल्के से कहा, शायद जो साइज तुमने मंगवाया वो फिट ना आए, मुझे अपने पुराने ही लेने चाहिए। सिद्धार्थ ने अपनी सिगरेट की राख झाड़ी और उसे गहरी नजर से देखकर कहा, गलत होने का सवाल नहीं उठता मयूरी, मैंने खुद उन्हें अपने हाथों से नापा है, वो एकदम स्टीक होंगे। मयूरी ने चौंक कर उसकी बात दोहरा कर कहा, अपने हाथों से नापा? मयूरी की आंखें फटी रह गई, उसका चेहरा जलने लगा। मयूरी के दिमाग में यादों की एक लहर दौड़ गई। करीब 15 दिन पहले इसी हॉस्टल के कमरे में सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में उठाया था। उसके हाथों का वो मजबूत स्पर्श अभी भी उसे महसूस हो रहा था। उसने दरवाजे पर टिके उस बेपरवाह और सुंदर आदमी की तरफ देखा और चुनौती भरे लहजे में कहा, ठीक है, तुम्हें नीचे का नाप तो स्टिक ले लिया, लेकिन अगर ऊपर के कपड़े फिट ना आए तो क्या तब भी तुम अपनी स्टिकता का दावा करोगे? सिद्धार्थ ने एक गहरी नजर उस पर डाली। उसने अपने होठों से धुएं का एक छल्ला हवा में छोड़ा तो 2 मीटर तक तैरता हुआ मयूरी के चेहरे के करीब से गुजरा। धुएं के उस पार उसका चेहरा किसी शिकारी की तरह उग्र और आकर्षक लग रहा था। उसने मयूरी की तरफ देखकर स्पाट आवाज में सही साइज बताकर कहा, मैंने अपनी आंखों से इसका सटीक आकलन किया है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने मन ही मन खुद को कोस कर कहा, ओह मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, मैं उससे ऐसे टॉपिक पर बात ही क्यों कर रही हूँ। ये सोचकर उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली, लेकिन सिद्धार्थ का सिगरेट पीने का वह अंदाज, उसकी गहरी आवाज उसके कानों से गूंज रही थी। उसने मन ही मन में सोचा, इसने साइज तो बिल्कुल सही बताया, लेकिन फिर उसके मन में एक शंका जागी। अगर कोई व्यक्ति बिना छुए इतना सटीक अंदाजा लगा सकता है तो यकीनन उसे बहुत अनुभव होगा। ये सोचकर मयूरी का मूड खराब हो गया। उसे लगा कि सिद्धार्थ ने न जाने कितनी लड़कियों के साथ वक्त बिताया होगा। उसने हिम्मत जुटाई और एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, लगता है इतनी सटीकता तक पहुंचने के लिए तुमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपनी सिगरेट एस्ट्रे में बुझाई और उसकी तरफ देखकर गंभीरता से कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें पढ़ा है मयूरी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। मयूरी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। क्या वो कोई जादूगर या वाकई काम में प्रतिभाशाली? उसने चिढ़कर अपनी मेज पर रखी एक पुरानी स्केच बुक को पलटना शुरू किया। तभी सिद्धार्थ वापस आया और अपनी लंबी उंगलियों से उसे छूने लगा और उसकी स्केच बुक को देखने लगा। तभी मयूरी ने झपट कर किताब को अपने पास रखकर कहा, सिद्धार्थ इसे मत देखो, ये पर्सनल है, तुम इसे नहीं देख सकते। आगे से सिद्धार्थ ने कंधे उचका कर कहा, क्या इसमें राहुल की पेंटिंग है? उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने किताब को बैग में पैक करके कहा, नहीं, चाहे जो भी हो मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। वहीं सिद्धार्थ ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। वो अतीत को कुरेदने वाला इंसान नहीं था। उसने चुपचाप मयूरी के कुछ बैग उठाए और बाहर की तरफ चल दिया। मयूरी अपना टेडी बियर सीने से लगाकर उसके पीछे चलने लगी। वो देख रही थी कि सिद्धार्थ उन नॉर्मल कागज के थैलों को भी इतने शान से लेकर जा रहा था जैसे कोई कीमती ब्रीफ केस हो। तभी चलते चलते सिद्धार्थ ने कर उसका इंतजार करके कहा, इतनी धीरे क्यों चल रही हो, जल्दी करो। उसकी बात सुनकर मयूरी दौड़कर उसके पास आई। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपने बैग से एक टूटी हुई घड़ी निकाली और सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाकर कहा, सिद्धार्थ ये गिरकर बंद हो गई, क्या तुम इसे ठीक करवा सकते हो? सिद्धार्थ ने घड़ी हाथ में लेकर कहा, मयूरी क्या तुम एक मैजिक देखना चाहती हो? उसकी बात सुनकर मयूरी ने थोड़ा हैरान होकर कहा, मैजिक क्या मतलब? सिद्धार्थ ने सामान नीचे रखा और घड़ी को अपनी कलाई पर बांध कर कहा, सिर्फ 3 सेकंड, मैं इसे हिलाऊंगा और ये ठीक हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने मुंह बनाया और मन ही मन में सोचा, क्या ये मुझे 3 साल का बच्चा समझता है? वो ये सोच रही थी। तभी वहां से गुजर रही कुछ स्टूडेंट्स ने सिद्धार्थ को देखा और वो वहीं रुक गई। उनमें से एक लड़के ने कहा, ओह वो देखो हैंडसम अंकल अपनी गर्लफ्रेंड्स को मैजिक दिखा रहे हैं। अंकल ये सुनकर मयूरी को मन हुआ कि उन लड़कियों को डांटे, लेकिन क्या वो सच में उस मैजिक को देख पाएंगे? क्या इस घड़ी के पीछे कोई मैजिक था या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलेनियर के साथ। दोस्तों कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी है और लाइक जरूर कर दें।